जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, टैट और सी टैट के मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं अर्थमेटिक का पार्ट। और इस अर्थमेटिक में दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं साधारण ब्याज। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंच सकेंगे हमारे सारे वीडियोस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से भी हमारे 1 से 2 प्रश्न परीक्षाओं में बन जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि बहुत कुछ है आज इस वीडियो में खास। हम लोग आज इस क्लास को शुरुआत से देखते हुए और कई सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। तो आते हैं दोस्तों हम आज के अपने टॉपिक पर, जो है साधारण ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज के लिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ शब्दों को समझना होगा। तो ये टॉपिक आपको तभी बेहतर तरीके से क्लियर होगा जब ये हमारे साधारण ब्याज से जो रिलेटेड शब्द है जब वो क्लियर हो जाएंगे। तो आएंगे दोस्तों, एक तरफ से हम सारे शब्दों को पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक का बेसिक पार्ट समझते हुए कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक शब्द समझना है ब्याज। ये ब्याज क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यदि आप जब किसी व्यक्ति को, कोई या व्यापारी हो, किसी अन्य व्यक्ति से या बैंक से कोई धन उधार लेता है और जब वह धन उस व्यक्ति को वो लौटाता है तो उस लौटाते समय जो वो अतिरिक्त धनराशि उस धन से जो दे रहा है वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? ब्याज कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से धन उधार लेता है तो एक निश्चित अवधि के बाद वह लिए गए धन के साथ साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि भी चुकाता है और यही अतिरिक्त धनराशि ही हमारी दोस्तों क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। तो ये पहला शब्द था जो आपको समझना है दोस्तों कि ब्याज क्या है। मैं समझता हूं आपको बहुत सिंपल तरीके से ये बात स्पष्ट हो गई होगी। बढ़ेंगे अगले शब्द पे। क्या कहता है दोस्तों? मूलधन। व्यक्ति द्वारा उधार या कर्ज के रूप में जो धन लिया जाएगा वही धनराशि आपकी दोस्तों क्या कहलाएगी? मूलधन कहलाएगी। इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि हम जो भी बैंक से अगर हम पैसा ऋण के तौर पे हम उधार लेके आते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से या हम बैंक से किसी लोन के रूप में लेते हैं तो ऐसा ही धन हमारा, ये धन जो है वो किस रूप में जाना जाता है? वो हमारे लिए मूलधन कहलाता है दोस्तों। मैं समझता हूं आपको मूलधन भी स्पष्ट हुआ होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले शब्द पर। अगला शब्द है दर। मूलधन पर प्रति 100 के हिसाब से 1 वर्ष के लिए लिया गया वार्षिक ब्याज ही दोस्तों क्या कहलाता है? दर कहलाता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपया लिया, ध्यान से समझिएगा, अगर एक व्यक्ति 100 रुपया लेके आता है और वो वर्ष के अंत में 110 रुपया लौटाता है तो आप कहेंगे कि सर जो हमारी दर हो गई, क्योंकि दर हम 100 पे गणना कर रहे हैं, तो आप कहेंगे जो अतिरिक्त धन है वो 10 रुपया है, यही ब्याज है 1 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं जो दर है हमारी दोस्तों क्या हो जाएगी? 10% हो जाएगी। और प्रतिशत के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में या पिछले वीडियोज में हमने इस बात को क्लियर किया है दोस्तों। तो दर शब्द भी मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले शब्द पर। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? कि जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए, ध्यान दीजिए, एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लिया जाए वो हमारा क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है दोस्तों। बात यहां समझने का प्रयास करिएगा कि आपकी दर एक निश्चित हो जाएगी और आपको प्रति वर्ष जो भी आपको अतिरिक्त धन देना है वो इसी दर पर देना है। तो यही हमारा क्या है दोस्तों? आपका साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज के लिए आप इसकी गणना के लिए छोटा सा फॉर्मूला भी समझते होंगे दोस्तों। क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने का, इसे अगर हम देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल
दोस्तों मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर को R से और समय को T से, तो आप कहेंगे सर 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के द्वारा आप साधारण ब्याज को भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम जरूरी नहीं कि हर एक प्रश्न में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। हम कई ऐसे शॉर्ट नोट समझाएंगे दोस्तों जहां में इस फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस आप चीजों को समझते चलिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे दोस्तों अगले शब्द पर, जो है हमारा मिश्र धन। वह कुल राशि होती है जो मूलधन और आपके ब्याज को जोड़ने से प्राप्त होती है, तो इसे हम लोग अमाउंट या मिश्र धन कहते हैं। तो दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा कि जो मिश्र धन है हमारा वो क्या है। आप कहेंगे कि मिश्र धन हमारा मूलधन और प्लस ब्याज, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अमाउंट इक्वल सिंपल इंटरेस्ट प्लस रेट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस या मूलधन अर्थात P प्रिंसिपल। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका मिश्र धन मिल जाएगा। मैं समझता हूं दोस्तों ये दो शब्द, ये साधारण ब्याज और मिश्र धन, ये दोनों आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों यही शब्द हमको समझने थे, अगर ये शब्द क्लियर हो जाते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा जिसके द्वारा आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप ये फॉर्मूला याद करते हैं तो भी ठीक है, और नहीं भी याद करना चाहेंगे तो भी हमारे प्रश्न सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आएंगे दोस्तों, देखिए कुछ खास नोट क्या है, समझने का प्रयास करिए। अगर आपने अभी एक फॉर्मूला तो ये पढ़ लिया है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दोस्तों अगर आप ये फॉर्मूला याद ही करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। दूसरा, अगर हम मिश्र धन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर मिश्र धन का जो फॉर्मूला बताया था वो आपने बताया था मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं यहां से एक फॉर्मूले को कन्वर्ट करूं पीआरटी के रूप में, तो आप देखिएगा किस तरह से बनेगा पी, और इस सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप पाएंगे दोस्तों अगर मैं मूलधन का फॉर्मूला बनाता हूं तो आप कहेंगे कि सर यहां से P कॉमन आ रहा है और 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अतः हम कह सकते हैं कि जो मिश्र धन का फॉर्मूला है वो आपका ये बन गया। दोस्तों इन दोनों फॉर्मूलों की हमें, आप समझ लीजिए, जरूरत अपने हिसाब से है। आप चाहेंगे तो इस फॉर्मूले की भी आप जरूरत नहीं महसूस करेंगे, आप ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे। बस थोड़ा सा हमें चीजों को समझना है। क्या चीजों को समझना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात कि यदि मैं आपसे यह कहता हूं प्रतिशत के चैप्टर में जो हम लोगों ने चीजों को पढ़ा था, अगर हम उन्हीं बातों को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं, आप कहेंगे कि मान के चलिएगा हम आपसे कहें कि अगर मूलधन 100 रुपया हो, ध्यान देना क्योंकि प्रतिशत की वजह से हम आपको कुछ चीजों को स्पष्ट करा रहे हैं, और अगर मूलधन 100 रुपया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और दर हमारी 8%, दर 8%, तो आप देखिएगा दोस्तों एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो आर ही हो जाएगा, क्योंकि 100 पर गणना अगर 8% की करेंगे तो आर ही होगी। 2 साल की अगर मैं बात करूंगा तो अगले वर्ष का भी ब्याज आपका आर ही होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज हमारा 2R होगा। तो यहां पर हम प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे। अब अगर मैं इसी वैल्यू को संख्यात्मक रूप से आपको समझाना चाहूं कि मूलधन अगर हमारा, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया है और दर हमारी 10% है, तो आप ये समझेंगे कि प्रति वर्ष हमसे 10%, अर्थात 100 का 10% 10 होता। आप कहेंगे कि सर प्रति वर्ष हमसे 10% ब्याज लगेगा। अगर 2 साल बाद कोई व्यक्ति लौटाएगा तो आप कहेंगे सर 20% हमसे ब्याज लग जाएगा। इस तरह से हम 3 साल, 4 साल का, किसी भी वर्ष का ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आप चीजों को समझिएगा कि अगर ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तो मैं समझता हूं आपको क्लियर होगा। आप एक छोटा सा नोट और समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कहता है कि अगर आपको कभी भी दर ज्ञात करनी है,
ध्यान देना दोस्तों, दर किस तरह से निकालेंगे। आपको 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये चीज आप समझ लेते हैं तो आपको काफी प्रश्नों में राहत मिलेगी। मूलधन अगर हम दर निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए। अगर ये 2 बातें मिल जाती हैं तो हम प्रश्न में दर को तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों, बस इतना ही पढ़ना है। अब आप केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, देखिए कितना आसान हो जाता है ये टॉपिक। आएंगे हम एक एक तरफ से एक एक प्रश्न पर और आपको कितने ही आसान लगेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आपके। पहला प्रश्न देखिए, 8,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का, यानी 2.5 साल। अब आप विचार करो, 1 वर्ष में अगर हम 15% ब्याज देते हैं तो 2 वर्ष में 30% हो जाएगा। आप सिंपल से समझिएगा, 1 वर्ष का ब्याज अगर 15% है तो 2 वर्ष का ब्याज 30% हो गया दोस्तों, और 6 महीने पे आप आधा ही तो ब्याज देंगे। तो आप कहेंगे सर 15 का आधा 7.5 होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ब्याज की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो निकल के आएगा 8,000 रुपए पर, ध्यान दीजिएगा 15 + 15, आप ऐसे समझ लीजिए, पहले वर्ष का ब्याज 15%, दूसरे वर्ष का भी 15% और तीसरे वर्ष का वो 6 महीने का 7.5%। तो अब आप कहेंगे दोस्तों कि सर 15 15 30 और 30 और 7 37, अर्थात 37.5% ही तो ब्याज हुआ दोस्तों। मैं इसको प्रतिशत से सॉल्व करा रहा हूं, आप मत फॉर्मूले याद करिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आप कहेंगे कि सर बस हमें केवल इनका गुणा करना। देखिएगा दोस्तों, मैं अगर पॉइंट और हटा लेता हूं तो 0 0 से ये खत्म हो जाएगा। हम 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60 और 8 तिया 24 और 24 और 6 30। तो दोस्तों आप कहेंगे 8,000 पर 15% की दर से 2.5 साल का जो दोस्तों ब्याज बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 3,000 रुपए बन जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, बस आपको चीजों को स्पष्ट करना था दोस्तों। तो आपने देखा, मैंने सिंपल एंड टेस्ट को सिंपल परसेंटेज के द्वारा कैलकुलेट कर लिया। आप इसी तरह से सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आपको किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आएंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। 4,500 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों, कितने दिन का कैलकुलेट करा रहा है, 219 दिन। कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो हम पहले से एक बार फॉर्मूले से समझा देते हैं दोस्तों। आप कहेंगे सर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आप कहेंगे सर मूलधन कितना है, 4,500, दर कितनी है दोस्तों, 5% है, ध्यान देना दोस्तों, और समय हमारा 219 दिन है। क्योंकि आपको पता है समय हमारा, क्योंकि दर वर्ष के हिसाब से है तो समय भी हमें वर्ष में बनाना पड़ेगा, बटे 100 है दोस्तों। क्योंकि ये 19 दिन थे 219, तो हमें इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग देना पड़ेगा। बस दोस्तों हल करना है, आपका आंसर सामने है। देखिएगा 5 से अगर मैं इसको विभाजित करता हूं तो ये 73 बार विभाजित हो जाएगा, और आप देखेंगे अगर मैं से विभाजित करता हूं तो 3 बार, 73 से ये 3 बार कट जाएगा पूरा 219। तो देखेंगे आप दोस्तों क्या बचा, 3 पंचे 15, 3 चौक 12 और 12 और 1 13। तो आप कहेंगे कि सर जो हमारा ब्याज हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 135 रुपए। मैं समझता हूं दोस्तों आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया। दोस्तों इसे एक दूसरे तरीके से भी हम लोग हल करते हैं, देखिएगा कैसे। आपको कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं, आप चीजों को समझिएगा। आप कहेंगे सर कि हमें कितने दिन का ब्याज निकालना है, 219 दिन का। तो आप 219 दिन की दर देख लीजिएगा कि आखिर दर का परसेंटेज क्या होगा, समझने का प्रयास करें दोस्तों। 5% हमारा पूरा 365 दिन में लगता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमें कितने दिन का निकालना है, 219 दिन। मैंने जैसे ही 365 से भाग दे दिया
तो आप कहेंगे सर एक दिन का निकल आया और इसे 219 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर ये सीधा सीधा हमारा आपका 219 दिन की दर प्रतिशत हो गई। मैं इसे हल कर लेता हूं दोस्तों, तो आप कहेंगे 77 और 73 से इसे हम विभाजित करेंगे दोस्तों तो आ जाएगी 3। तो आप कहेंगे कि 219 दिन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है दोस्तों, 3% है। तो आ जाइए, अगर हम ब्याज आपसे निकलवाते हैं तो दोस्तों 4500 रुपया ब्याज, 4500 रुपया मूलधन, और कितना टोटल ब्याज लग रहा है, आप कहेंगे सर 3%। हल करिए दोस्तों, आप कहेंगे 3 पंचे 15 और 12 और 1 13। तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि ब्याज की जो हमारा ब्याज आ गया वो 135 रुपया आ गया। और सिंपल सा तरीका था दोस्तों, तो आप चाहे फॉर्मूले से भी कर लीजिए, आप ऐसे भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, 3 वर्ष बाद वह कितनी राशि लौटाएगा। इस प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो कितना धन लौटाएगा, अर्थात इस प्रश्न में अमाउंट पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न को समझिएगा, हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप मूलधन निकाल लें, वो पहले आप ब्याज निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो आप कहेंगे सर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसने पैसा 3 साल बाद लौटाया है, आप कहेंगे सर इसने 20,000 रुपया पैसा लिया था और 1 साल में अगर ये 5% ब्याज दे रहा है तो 3 वर्ष में क्या ये 15% ब्याज नहीं देगा। पहले साल का 5, दूसरे का 5 और तीसरे वर्ष का 5। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये 15% ब्याज देगा 3 वर्ष में। तो आप देखिएगा 15 दूना 30, तो आप कहेंगे कि सर ये 3,000 रुपया ब्याज के तौर पे देगा। आप कहेंगे कि सर मिश्र धन कितना होगा, तो देखिएगा कितना धन लौटाएगा। आप कहेंगे सर 20,000 रुपया इसने लिया था और 3,000 रुपया ब्याज के तौर पे लौटा रहा है, तो करेक्ट हमारा आंसर बनेगा दोस्तों 23,000। अब यही प्रक्रिया हम एक स्टेप में फॉलो करेंगे दोस्तों, आप चीजों को समझने का प्रयास करें। अगर मैं आपसे कहता हूं हमें सीधा सीधा अमाउंट मिश्र धन पूछा गया, आप सोचिएगा कि हमारा धन था 20,000, 5% 1 वर्ष में ब्याज है, 2 साल का 10% और 3 वर्ष का 15% ब्याज हो गया। अगर 15% ब्याज है और 100% अगर धनराशि होती तो आप कहते 115% मिश्र धन होता। तो हमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, 115% लगा देना, क्योंकि 15% ब्याज है और 100% हमारा मूलधन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, देखिएगा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, गुणा करिएगा, 115 दूना 230 हो जाएगा दोस्तों और 2 0। तो आप देखिएगा एक ही स्टेप में हमने क्या काउंट कर लिया, मिश्र धन काउंट कर लिया। आप बताइए आपने कहां मिश्र धन का किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इन प्रश्नों को बिल्कुल इसी सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, देखिए क्या है। 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। एक व्यक्ति को आपने 800 रुपया उधार दिए 3 वर्ष के लिए और उसने कितना लौटाया, 920। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, सोचिएगा दोस्तों, तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। हम इस प्रश्न को भी 2 तरीके से हल कर लेते हैं, पहले समझने का प्रयास करें। 800 रुपए दिए, 3 वर्ष बाद इस व्यक्ति ने 920 लौटा दिए। तो आप कहेंगे दोस्तों जो 3 वर्ष का ब्याज है, देखिए दोस्तों क्या 120 रुपया नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालता हूं तो आप कहेंगे सर 40 रुपये। मैंने कहा था कि अगर 1 वर्ष का ब्याज मिल जाए तो आप दर प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब आप सोचिए ये 40 रुपया मिला 1 साल में, किस रुपए पर मिला, तो आप कहेंगे सर 800 रुपए पर मिला। ध्यान दीजिएगा 40 रुपया मिला 800 रुपए पर, तो अगर हम यहां से दर बना लेते हैं तो आप कहेंगे कि सर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमारा पैसा था। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए, अब सोचिएगा अगर यही पैसा हमने 5% के बजाय
3% एक्स्ट्रा अर्थात 8% पर दिया होता तो वो कह रहा है इस अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी। तो मिश्र धन देखिएगा, अगर हम दर 3% बढ़ा दें तो आप कहेंगे कि सर हमारा धन था 800 रुपया और दर 5% के बजाय हो गई 8%। एक साल में अगर 8% है तो 2 साल में 16 और 3 साल में 24। लेकिन हमें मिश्रधन निकालना है दोस्तों, तो अभी सिखाया था डायरेक्ट आप 124% लगा दीजिए और आप देखेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा। 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 और 8 और 1 9। आप कहेंगे कि सर हमें जो करेक्ट आंसर मिलेगा 992 रुपए। मैंने बिना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किया दोस्तों। अब यही सवाल हम एक और सिंपल से तरीके से हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 800 रुपया हमने एक व्यक्ति को दिया, समझने का प्रयास करें, और इसने 3 वर्षों में हमें 920 रुपए लौटाए। दोस्तों यहां इसने किसी ना किसी रेट पर तो ये पैसा लिया होगा ब्याज का, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो केवल ये कह रहा कि अगर हम 3% दर और बढ़ा देते, अगर 3% और बढ़ा देंगे दोस्तों तो हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। आपके 3% अधिक बढ़ाने से जो अतिरिक्त ब्याज मिल जाता, आप ध्यान देना दोस्तों, आप कहेंगे कि सर एक वर्ष में 3% बढ़ जाता तो 3 साल में 9% बढ़ जाता। आप कहेंगे सर जो अतिरिक्त ब्याज मिलेगा आपका 9% तो हुआ, और आप कहेंगे सर 9 अट्ठे 72। हम 800 से 920 जो लिए थे वो बना है, वो सोच रहा है कि अगर 3% एक्स्ट्रा मिलता तो एक साल में ही तो 3% एक्स्ट्रा था, 3 साल में 9% एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर मैं यहां से निकालता हूं तो 72 रुपया और देने होते, तो अब आप सोचिएगा कि जो नया मिश्रधन होता तो क्या होता दोस्तों। आप कहेंगे सर 920 तो वो दे ही गया था, एक्स्ट्रा कितना और ले लिया, 72 ले लिया, तो आप कहेंगे सर करेक्ट आंसर आ जाएगा 992। आप देखिएगा प्रश्नों को आप कितने सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर, देखिए क्या कहता है दोस्तों। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873 होती है। हमें दोस्तों निकालनी है वार्षिक ब्याज की दर। समझिएगा दोस्तों, 2 वर्ष में एक व्यक्ति ने जो हमें धनराशि लौटाई है वो है हमारी कितनी, 756, और 3.5 वर्ष में अगर आप कहेंगे उसने जो धनराशि लौटाई है 873। आप देखिए दोस्तों 1.5 वर्ष का जो ब्याज मिला हमें वो क्या मिला, घटा दीजिएगा दोस्तों, आपको ब्याज मिल जाएगा 117। अगर मैं आपसे कहूं 1 वर्ष का ब्याज निकालना तो आप कहेंगे सर 117/1.5। पॉइंट हटा लीजिए 0, 15 से काट लीजिएगा तो आप देखिए 15 सत्ते 105 होता है, बचेगा 12 और 15 अट्ठे 120। तो आप कहेंगे कि 1 वर्ष का ब्याज 78 है। 1 वर्ष का अगर ब्याज 78 है दोस्तों तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपका 156 रुपया होगा। सिंपल सा तरीका, 1 वर्ष का ब्याज 78 तो 2 वर्ष का 156। क्यों हमें निकालने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 1 वर्ष के ब्याज के साथ साथ जब तक मूलधन नहीं होगा हम दर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहीं से मूलधन की बात करते हैं तो आप याद करिएगा प्रश्न में दिया गया था कि 2 वर्ष में उसने कितना धन लौटाया था, 756, और उसमें से 156 रुपया ब्याज है दोस्तों। यदि मैं इसको घटा देता हूं तो आप कहेंगे सर 600 रुपया मूलधन हो गया। अगर हम दर प्रतिशत निकालें दोस्तों तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो है दोस्तों 78 रुपए और मूलधन है हमारा 600। तो आप देखिएगा जो दर प्रतिशत आ जाएगी वो 13 आ जाएगी। तो सिंपल सा तरीका था, बिना फॉर्मूले के आप कर सकते हो। चीजों को समझ के आपको ये बात समझाने के लिए हमें ये स्टेप को लिखना पड़ा। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन
15 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। समझने का प्रयास करें दोस्तों। हम अगर आपसे कहें, इस प्रश्न में कहीं कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, तो आप देखिएगा, अगर मैं कहूं आपसे कि जो मूलधन है हमारा वो है 100 रुपया, तो आप कहेंगे सर कोई धन 15 वर्ष में डबल हो गया। तो आप समझिएगा मिश्रधन जो है हमारा, क्या वो डबल हो गया है? तो आप कहेंगे सर 200 रुपया हो गया। आप सोचिए कितने समय में हुआ यहां से यहां तक? तो आप कहेंगे सर 15 वर्ष में हुआ। लिखा है प्रश्न। यहां से देखिए दोस्तों, 1 वर्ष का अगर मैं ब्याज निकालूं, आप कहेंगे 100 से 200 यानी 100 रुपया ही तो ब्याज मिला हमको। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। तो आप कहेंगे कि सर 100 से 200, 100 रुपया ब्याज अगर 15 वर्ष में मिला है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या 100/15 नहीं होगा? इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। 5 तिया 15 और ये 5 से 20 बार, अर्थात आप कहेंगे 6 सही 2/3। या इसे अगर मैं दशमलव में भी निकालता हूं, तो आप कहेंगे सर कि सर 6.66। अब आप विचार करिए दोस्तों, ये 1 वर्ष का ब्याज है, किस धन पर है? 100 रुपए पर। तो क्या हमारी दर यही नहीं हो गई? क्योंकि दर का जो गणना है वो 100 के सापेक्ष हो रही है, तो यही दर हमारी होगी ब्याज। मैं समझता हूं आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 6.66%। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, आसानी से आपको स्पष्ट हुआ होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी? हमें वर्ष के हिसाब से दर बतानी है दोस्तों। समझना, 1 रुपया पर हमने किसी व्यक्ति को 1 रुपया दिया, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो मूलधन है दोस्तों 100 पैसे है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, क्योंकि प्रश्न में जो आपका ब्याज है वो पैसे के हिसाब से। देखिएगा, यदि रुपया 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा, अगर 1 माह का ब्याज 1 पैसा है, तो ब्याज हमारा हो गया टोटल। आप देखिएगा इतना, 1 महीने में आप 1 पैसा ब्याज देते हैं और वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ब्याज हो गया हमारा 12 पैसे। दोस्तों हमें दर निकालनी है, तो आप जानते हैं दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। और अब आप देखिए आपकी दर का प्रतिशत जो आ गया वो क्या आ गया दोस्तों? 12% आ गया। बहुत आसान सा तरीका था प्रश्न को हल करने का। तो दोस्तों देखिएगा ये प्रश्न। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी? दोस्तों अभी हमने आपको एक प्रश्न कराया कि कितने समय में 2 गुना था, यहां केवल आपका शब्द बदल गया है और कितना कर दिया गया है? 3 गुना कर दिया है। मैं समझता हूं आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में देना मत भूलिएगा दोस्तों। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। जितना मूलधन उसका चौथाई हिस्सा हमारा क्या है दोस्तों? ब्याज है। यदि वर्षों की संख्या जो समय है और दर प्रतिशत के बराबर है, आप ये कह सकते हैं हमारे प्रश्न में जो समय है वही हमारा दर प्रतिशत है। यदि मैं इसे आर मान लेता हूं, समझना दोस्तों, तो क्या लिखा है? एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4। आप कहेंगे कि अगर मान लीजिएगा कि मूलधन हमने, यदि दोस्तों मूलधन हमने 100 रुपया माना, तो आप कहेंगे कि जो ब्याज है हमारा वो इसका चौथाई भाग अर्थात 25 होगा। हल करते हैं दोस्तों। आप जानते हैं अगर हम आर समय के लिए आर प्रतिशत दर से ब्याज लें, तो आप समझ रहे होंगे कि 100 रुपए पर यही दर और समय का गुणनफल ही ब्याज बन जाएगा दोस्तों। और यही ब्याज हमारा कितना प्रश्न में दिया गया है दोस्तों? 25 रुपए दिया गया। आप कहेंगे कि सर आर का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा।
अतः हम कह सकते हैं कि हमने 5 वर्ष के लिए 5% की दर से ही धन दिया था ब्याज पर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा? 5%। बहुत ही आसान सा प्रश्न था दोस्तों, मैं समझता हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ राशि 8% साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और वही राशि 12% की दर से दूसरे व्यक्ति को उधार दे दी। 12 वर्षों में उसका लाभ 960 रुपए आए तो मूल राशि क्या है? समझने का प्रयास करें दोस्तों। एक व्यक्ति है, मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि मान के चलिएगा ये व्यक्ति बैंक से पैसा लाया, ये ए व्यक्ति है, बैंक से पैसा लाया और इस ए ने एक दूसरे व्यक्ति बी को पैसा दे दिया। आप कहेंगे कि सर बैंक से इसने जो पैसा लिया था वो कितना लिया था दोस्तों? प्रश्न में देखिएगा, एक व्यक्ति बैंक से कुछ राशि 8%, यहां से इसने 8% ब्याज पे लिया है और वही राशि उसने जितना यहां से लाया है उतना ही इसने इसे 12% पर दे दिया है बी को। आप समझ रहे होंगे कि 8% और ये 12%, बैंक से ला रहा है 8% और दूसरे व्यक्ति को दे रहा है 12%। तो आप कहेंगे सर इसका लाभ है 1 साल का 4%। कितने वर्ष में इसने लौटाया? देखिएगा, यदि 12 वर्षों में उसका लाभ 960 है तो आप विचार करिएगा कि एक वर्ष में अगर वो 4% का लाभ कमा रहा है तो क्या 12 वर्षों में 48% का लाभ नहीं कमाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर ये 48% का लाभ कमाएगा दोस्तों तो 48% ही बराबर तो 960 है। आप देखिएगा 48 दूना 96 होता है, तो आप कहेंगे 1% 20 के बराबर है तो 100% क्या दोस्तों 2000 के बराबर नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बैंक से कितना पैसा लाया था? 2000 रुपया आपके ब्याज के तौर पे लाया था और उसने 12% में बी को दे दिया था। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं। 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। औसत वार्षिक ब्याज दर, इन दोनों को मिला दें तो हमें लगभग कितना ब्याज दर मिला है? 9.2%। दोस्तों याद होगा मिश्रण वाले कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हल करते हैं। देखिएगा, पहली जगह से वो 8% ब्याज पे पैसा लेके आया क्योंकि परसेंटेज के चैप्टर में हमने पढ़ा है, और दूसरी जगह से उसने 10% से पैसा लिया है या दिया है। 10,000 की राशि 8% और 10% पे दी गई। बाद में जब उसने कैलकुलेट किया तो दोनों जगह से मिला करके उसे कितना धन मिला है? किस परसेंट पर? 9.2 से। देखिएगा दोस्तों कितना आसान हो जाता है हमारे लिए प्रश्न। तो घटा लीजिएगा, आप कहेंगे सर 1.2%। यहां देखिएगा कितना बचेगा दोस्तों? हमारा 0.8%। हल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म करिएगा। 4 दूना 8 और 4 दिया 12। आप कहेंगे अगर पहली जगह से वो 2 रुपया लाया है, पहले व्यक्ति को अगर उसने 2 रुपया दिया है तो दूसरे वाले व्यक्ति को 3 दिया होगा। दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो दोस्तों 5 रुपया बनेगा और यही 5 यूनिट हमारा 10,000। तो आप कहेंगे कि एक यूनिट हमारा कितने के बराबर है? 2000 के। हम 2000 का गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 4000 और ये 6000, यानी पहले व्यक्ति को उसने 4000 रुपया ब्याज पे दिया है और दूसरे वाले व्यक्ति को उसने कितना धन दिया है? 6000 रुपए। मैं समझता हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा? ये। किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा, आसान सा प्रश्न था। ये मिश्रण वाला पार्ट हम आपको पीछे कवर करा चुके हैं परसेंटेज और एवरेज के चैप्टर में, तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक पिता ने 50,000 की राशि को अपने 2 पुत्रों के नाम 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिली। यदि उनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है तो छोटे पुत्र के नाम कितनी राशि जमा की गई? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। मैं अगर कहता हूं कि छोटे पुत्र को X रुपया उसके बैंक में जमा किया गया और बड़े पुत्र के लिए, क्योंकि दोनों का मिला के 50,000 है, तो आप कहेंगे सर दूसरे वाले बेटे का 50,000 माइनस X जमा किया, क्योंकि प्रश्न कह रहा है
ये 18 वर्ष की आयु में दोनों को समान धनराशि मिल रही है। अर्थात पहला बेटा अगर वही 12 वर्ष का है और बड़ा वाला बेटा आपका 14 वर्ष का है, तो छोटे बेटे को 6 वर्ष लगेंगे 18 वर्ष होने में। और देखिएगा दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज 15% है, तो 6 वर्ष के हिसाब से 90% ब्याज हो जाएगा। तो आप समझिएगा दोस्तों, एक्स धनराशि है, 90% ब्याज है, तो आप कहेंगे सर 190% हमारा मिश्र धन होगा। इसी प्रकार दूसरे बेटे का मूलधन है 50,000 माइनस एक्स, क्योंकि वो 14 वर्ष का है तो 4 वर्ष लगेंगे उसके 18 वर्ष होने में। 1 वर्ष का ब्याज अगर 15% है तो 4 वर्ष का जो ब्याज होगा दोस्तों वो 60% होगा, तो मिश्र धन हो गया 160%। क्योंकि ये दोनों मिश्र धन बराबर है दोस्तों, मैंने हल करता हूं, देखिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन है केवल 19x इक्वल 50 में अगर मैं 16 का गुणा करता हूं दोस्तों, तो 16 पंचे 80 और आपके 4 जीरो आ जाएंगे, माइनस 16x। 16 और 19 35x होता है दोस्तों। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आपको भाग देना पड़ेगा 35। 5 सत्ते 35, और अगर मैं 5 से इसको विभाजित करता हूं, 5 एकम 5, क्या बचेगा 3, और 5 छक्का 30। आप कहेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 1,60,000। 7 से अगर मैं विभाजित कर देता हूं दोस्तों, तो देखिएगा 7 से भाग देने पर हमारे पास जो आएगा, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 22,857 रुपए दोस्तों हमारा बन जाएगा क्या, एक्स का मान। और आप देखिएगा एक्स ही हमने माना था छोटे पुत्र का, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा 22,857, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है ये वैल्यू आपसे अप्रोक्स भी पूछी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 23,000। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा दोस्तों लगभग लगभग क्या बन जाएगा, 23,000। मैं समझता हूं आपको ये बात स्पष्ट हो गई। अच्छा प्रश्न था दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। हमसे पूछा जा रहा है वह राशि क्या है। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर 42 रुपए है। आप सोचिएगा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को आपने 5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए पैसा दिया होता और वही आपने 5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए ब्याज पर पैसा दिया होता, तो आप कहेंगे कि सर यहां से 15% ब्याज बनेगा और यहां से 20% बनेगा। अर्थात इनके जो ब्याज का डिफरेंस होगा दोस्तों वो होगा तो 5% ही। और 5% बराबर किसके दिया गया है दोस्तों, 42 के दिया। अगर मैं यहां से 100% बना लेता हूं दोस्तों, तो आप कहेंगे सर हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो 20 का गुणा अगर मैं यहां करूंगा दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा 840। बहुत सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। आप कहेंगे कि सर जो मूलधन है वो 840 है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 840। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। यदि रुपए 2400 है, 4 वर्षों में साधारण ब्याज से 3264 हो जाते हैं, और यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वही धन उतने ही समय में कितना हो जाएगा। दोस्तों याद करिए, अभी इस तरह का भी प्रश्न हम लोगों ने हल किया है। 2400 रुपया एक व्यक्ति को दिए हैं और उसने 4 वर्ष में कितने लौटाए हैं। आप कहेंगे सर 3264 रुपए। अब वो सोच रहा है यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो आप कहेंगे जो 1% हमने बढ़ा दिया है तो अतिरिक्त ब्याज हमारा क्या 4 वर्ष में 4% नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर अतिरिक्त ब्याज देखिएगा 1% 1 साल में बढ़ जाएगा, 4 वर्ष में 4%। तो 2400 को अगर हम 4% से कैलकुलेट कर लें दोस्तों, तो देखिएगा क्या आएगा, 24 चौक 96। तो जो हमें अब जो धन देना होगा तो दोस्तों कितना देना होगा,
तो जो कुल धन या नया मिश्रधन जो होगा, यदि हमारा ब्याज दर 1% बढ़ा देंगे तो 3264 तो पहले दे रहे थे, क्योंकि 1% दर बढ़ा दी तो हमें 96 रुपया इसमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों केवल ऐड करना है, 10 हो गया, 9 6 15 और 1 16, 2 और 1 3, तो आप कहेंगे सर 3360 रुपया हमें देना होगा। मैं समझता हूं बहुत सिंपल तरीके से आपको स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। राम ने श्याम से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपया उधार लिया। उसने इसमें कुछ और धन मिलाया, थोड़ा सा इसमें धनराशि और जोड़ दी और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए मोहन को उधार दे दी। इस सौदे में उसे 618 रुपए का लाभ हुआ। उसने कितना धन मिलाया था? तो दोस्तों याद करिए, अभी एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है कि एक व्यक्ति बैंक से धनराशि लाता है और दूसरे व्यक्ति को देता है। वही प्रश्न है, थोड़ा सा आपका इसमें संख्याओं में परिवर्तन हुआ है। मैं समझता हूं दोस्तों आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर हमें कमेंट में देना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न। 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, ठीक है दोस्तों, तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है तो अन्य धनराशि क्या है? आप समझिएगा दोस्तों, हमने एक तो धनराशि ली है 500 और एक अन्य धनराशि है जो हमें नहीं पता है, ये यहां से है। पहली वाली जो धनराशि है दोस्तों, उस पर ब्याज दर है हमारी कितनी? 12%। और जो दूसरी धनराशि है उस पर ब्याज की दर है 10%। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ब्याज, यहां देखिए दोस्तों 480 रुपया ब्याज मिल रहा, यदि 4 वर्ष में मैं यहां से इसका ब्याज निकालता हूं, ध्यान से समझना दोस्तों, आप कहेंगे सर 500 रुपए पर 1 साल में 12% ब्याज लगता है, तो 4 वर्ष में क्या 48% ब्याज नहीं हुआ? हल करिए दोस्तों, तो 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 20 और 4 24, तो आप कहेंगे कि हमें 240 रुपया पहले वाले धन से ब्याज के रूप में मिला है। तो आप सोचिएगा सेकंड वाले से जो ब्याज मिलेगा, क्योंकि टोटल ब्याज 480 है, तो 240 रुपया तो हमें यहां से मिला है। तो आप कहेंगे दोस्तों कि 240 रुपया ही तो ब्याज हमें यहां से मिला होगा। अब आप बताइए दोस्तों, 240 रुपया अगर हमें ब्याज मिला है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो सोचिएगा 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? आप कहेंगे कि 1 वर्ष का जो ब्याज होगा हमारा, वो अगर मैं देखूंगा तो 60 होगा। विचार करिए दोस्तों, 60 रुपया ब्याज है 1 वर्ष का। और आप जानते हैं कि अगर 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है तो आप सोचना मूलधन हमारा क्या है दोस्तों? X है, और हमें 10% ब्याज ही तो मिल रहा है, तो आप कहेंगे यही 60 है, अर्थात ये मूलधन दोस्तों हमारा क्या है? 600 है। आप इस प्रश्न को ऐसे भी आसानी से हल कर सकते थे। आप समझने का प्रयास करिएगा कि क्या था, 500 और X दो जगह से आपने धनराशि ली या दो जगह दी गई, एक 12% पर एक 10% पर। यहां से दोनों से मिला के 480 रुपया ब्याज हुआ है। पहले ने अगर हम ब्याज निकालते हैं तो पहले वाले का 240 हो गया, तो बाकी का बचा हुआ यहां से मिला होगा और यहां से हमने मूलधन बना लिया। तो इस तरह से आप देख सकते थे, हम बिना फॉर्मूले के इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर दोस्तों, क्या कहता है? एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% ब्याज पर बैंक से लेता है और दूसरा भाग 10% वार्षिक ब्याज दर से बैंक से लेता है। यदि कुल ब्याज के रूप में प्रति वर्ष 950 रुपए का भुगतान करता है, पहले बैंक से लिए गया ऋण कितना है? आप ध्यान देना, एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है
और दूसरा भाग 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है। आप इसे भी मिश्रण वाले पार्ट से कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? अगर आप कहेंगे कि 950 रुपया ब्याज मिला है किस धनराशि पर, 10,000 पे एक वर्ष में जो जमा करता है, तो आप कहेंगे कि यहां से हमें ओवरऑल या औसत दर प्रतिशत मिल जाएगी दोस्तों। हल करें अगर हम तो देखिएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर एवरेज जो दर है वो 9.5%। अब आप देखिएगा पहली जगह से वो 8% ब्याज दे रहा है, दूसरी जगह वो 10% दे रहा है और ओवरऑल 9.5% देता है। हल करें दोस्तों, आप कहेंगे कि यहां 0.5% हो गया और यहां दोस्तों हमारा 1.5% हो गया। यदि मैं इन्हें सिंपल कर लेता हूं तो आप कहेंगे कि सर हमने इन्हें 1:3 के अनुपात में धनराशि को लिया। अगर आप जोड़ेंगे 3 और 1 4 यूनिट ही 10,000 है। तो आप देखिएगा दोस्तों, हमें बस इसी को बांट देना है। तो उसने कहा पहले बैंक से लिया गया ऋण, ये पहले बैंक का पूछा गया है। तो आप देखिएगा 3 और 1 4 यूनिट हो जाता है और 4 यूनिट ही 10,000 के बराबर है दोस्तों। अगर मैं 4 का 10,000 में भाग दे दूंगा दोस्तों तो आप कहेंगे कि सर 2500 रुपये आ जाएगा। तो अर्थात इसने यहां से 2500 लिया है और यहां से 7500। मैं समझता हूं कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी दोस्तों। तो सिंपल सा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न हम लोगों ने पीछे भी हल करे हैं, इसलिए आपको ये प्रश्न भी आसान लगा होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा 2500। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोई धन 2 वर्षों में 2100 और 5 वर्षों में 2250 हो जाता है। धन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें निकलवाई गई हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि 2 वर्ष में 2100 हो गया। आप कहेंगे कि 2 वर्ष में अगर 2100 हो गया और 5 वर्ष में आपका 2250 हो गया, तो आप कहेंगे कि सर जो 3 वर्ष का ब्याज है, समझने का प्रयास करें दोस्तों, 3 वर्ष का ब्याज क्या आएगा। 2250 में से अगर मैं 2100 को घटा देता हूं तो आप कहेंगे कि सर 150 आएगा। तो आप ये भी समझिए कि 1 वर्ष का ब्याज क्या 50 रुपया नहीं आएगा। दोस्तों हमें इस प्रश्न में 2 चीजें ज्ञात करनी है, वो धन अर्थात मूलधन और ब्याज की दर। तो दोस्तों सोचिएगा, अगर 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया है तो 2 वर्ष का 100 रुपया होगा। तो आप कहेंगे कि सर मूलधन जो हमारा होगा क्या 2000 रुपए नहीं होगा। और अब आपको आगे दर का प्रतिशत निकालना है दोस्तों। तो दर प्रतिशत समझिएगा आप, दर प्रतिशत निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए। दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो देखिए कि हमारा जो आंसर आएगा 2.5%। तो करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ए। मैं समझता हूं आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं और ना ही आपके ये प्रश्न बहुत ज्यादा लेंथी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर दोस्तों। यदि x, y, z 3 धनराशियां इस प्रकार हैं कि y x का साधारण ब्याज है। कौन? y। किसका साधारण ब्याज है? x का। z y का साधारण ब्याज। इन दोनों ही स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान है, हम कह सकते हैं पहली स्थिति में जो समय है वही दूसरी स्थिति में समय है, जो पहली स्थिति में दर का प्रतिशत है वही दूसरी स्थिति में दर का प्रतिशत है। आप समझिएगा दोस्तों, x का साधारण ब्याज कौन है? y। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला, तो साधारण ब्याज y है। किसका है? x का। किससे? r दर से t समय के लिए। आप कहेंगे ये पहला केस है। दूसरे केस में कह रहा है कि z जो है वो y का साधारण ब्याज है। तो अब ध्यान दीजिएगा, z आपका ब्याज है किसका? y का। तो y का अगर मैं दोस्तों निकालता हूं r% की दर से तो आप पाएंगे हमारे पास ये दूसरा केस। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको एक क्लियर हो गया होगा। आपको इन दोनों में एक काम करते हैं, रिलेशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड करते हैं तो आप पाएंगे y/z इक्वल।
ठीक है दोस्तों, RT से RT कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो आप कहेंगे कि यहां हमें मिलेगा x अपॉन वाई। तो जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आप कहेंगे कि सर वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। यही रिलेशन था दोनों में ही। तो मैं समझता हूं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बात भी स्पष्ट हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था टॉपिक हमारा साधारण ब्याज का। मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम आपको नए वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।